हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है व्यापार करने के लिए इंडिया में आए और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे चलाए थे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, की ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए वो इंडिया में आए थे और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की थी, यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में ये देखा है कि किस तरीके से जोग्राफिकल डिस्कवरी जो हुई उसके थ्रू जो है यूरोपियन जो पावर्स थी, जो कंट्रीज थे या फिर पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश जो थे, इन्होंने एंटर किया था कहाँ पे, इंडियन मार्केट में। और इनके बीच एक तरीके का कंपटीशन लगा था ट्रेड को लेकर, मार्केट को लेकर, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में करे या फिर यहाँ पे राज करे। तो इन लोगों में क्या हुआ था, एक दूसरे के बीच में रेस लगा था या फिर कंपटीशन चल रहा था। When the British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance। तो ब्रिटिश जब आए तो उनसे पहले ही ऑलरेडी पोर्तुगीज जो थे यहाँ पे आके व्यापार कर रहे थे। तो इसके लिए जब ब्रिटिश आए तो उनको यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस या फिर अगेंस्ट अपोजिशन करने के लिए यहाँ पे पोर्तुगीज ऑलरेडी थे। लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप बिटवीन देम, लेकिन बाद में एक दूसरे की हेल्प से वो यहाँ पे काम करने लगे। बट टू इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि इंडिया के ऊपर उनका राज हो या फिर उनके लॉज, रूल्स, रेगुलेशन यहाँ पे चले, लेकिन इसको अपोज किया किसने, फ्रेंच, डच एंड जो लोकल रूलर्स उस समय के थे, उन्होंने उनको यहाँ पे क्या किया था, विरोध किया था। ब्रिटिश एंड मराठास, तो ऑब्वियसली उस समय जो मराठास थे उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था, ब्रिटिश लोगों को अपोज किया था। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया, तो उस समय मुंबई जो था ये मेन सेंटर था ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि वहाँ पर ही ये लोग समुद्री रास्ते से आते थे और अपना व्यापार करते थे। दे वर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाई टेरिटरीज बट द मराठास हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। तो वो चाहते थे कि मुंबई के आजू बाजू का जो भी टेरिटरी, जो प्रदेश है, वो उन्हें मिले और वहाँ पे वो क्या करे, अपने आप पैर जमा पाए या फिर अपना बस या अपना पावर वहाँ पे वो चला पाए। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीडी फॉर पेशवाशिप। तो जो माधव राव थे उस समय मराठास में, जो पेशवा माधव राव थे, उनकी डेथ होने के बाद उनके जो अंकल थे वो खुद पेशवा बनना चाहते थे और इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों से अप्रोच किया या फिर उनकी हेल्प लेना चाहा। दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स, और यही वजह थी कि जिसके कारण ब्रिटिश अभी मराठास के पॉलिटिक्स के अंदर एंटर उन्होंने कर लिया था। ड्यूरिंग 1774 to 1818 3 wars were fought between the Marathas and the British। लेकिन उस समय हुआ ऐसे था कि जो मराठास थे उनके बीच में यूनिटी थी, सब लोगों ने साथ में आके उनका विरोध किया या फिर वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश को क्या किया था, हरा दिया था। इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड। और उसके बाद ट्रीटी मीन्स क्या, कि यहाँ पे तय हुआ या फिर करार हम कह सकते हैं, करार हुआ, जिसके कारण ये जो वॉर था वो वहाँ पे ही ख़त्म हुआ था। सब्सिडियरी अलायंसेस मीन्स क्या, कि यहाँ पे जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उनका ऐसे मानना था कि यहाँ पे डायरेक्टली वो राज नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली उनका रूल्स, रेगुलेशन, लॉज यहाँ पे नहीं चलेंगे, तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया था, उस समय के जो भी रूलर्स थे, जो भी राजा वगैरह थे उन टेरिटरीज़ के, तो उनके साथ हाथ मिला के क्या किया था कि उनके बीच करार कर लिया था एक तरीके का, उसे सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव्ड इन इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमिनेंट ऑल ओवर इंडिया। तो जो उस समय का जनरल था उसका नाम दिया है यहाँ पे 1798 में, लॉर्ड वेलेस्ली। तो वो चाहता था कि यहाँ पे इंडिया पे राज करना। फॉर दिस ही साइन द सब्सिडियरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स, और इसीलिए उसे पता था कि एक बार इन लोगों को अगर हम लोग क्या करेंगे, अपने मुट्ठी में कर लेते हैं या फिर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें अगर फंसा लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा उनको हमारे पूरे देश के ऊपर राज करना। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वेयर एश्योर ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री की हेल्प भी ली।
वे सम टर्म्स लेड ऑन देम, तो कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर लगाए गए थे। द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इस मेंटेनेंस, कि ब्रिटिश लोगों के जो लोग थे, जो आर्मी थी, वो सैनिक जो थी, वो कहाँ पे काम करेंगे, उन रूलर्स के कोर्ट में, और उसके बदले में वो लोग क्या करेंगे, उन्हें पे करेंगे कैश में, या फिर अपनी टेरिटरी या फिर जो भी प्रदेश होगा वो उस कंपनी को देंगे। द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। तो उन्होंने किस तरीके का यहाँ पे करार हम कह सकते क्या किया था, कि जो वो रूलर रहेगा जिसके साथ तो उन्होंने ये जो किया होगा, जो करार किया होगा, कि वो रूलर किसी और के साथ हाथ मिला के ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेगा या फिर दूसरे लोगों का भी साथ नहीं देगा। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन ही स्टेट, कि ब्रिटिश लोगों को वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके जो भी रूल्स होंगे, जो भी लॉज होंगे। सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉज ए फ्रीडम। तो इससे हुआ क्या कि ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्रिटिश जो थे उनके रूल्स वहाँ पे चलने लगे, तो जो खुद रूलर्स वहाँ पे थे, जो राजा महाराजे जो थे उन टेरिटरीज के, तो उनका फ्रीडम एक तरीके से चला गया था, क्योंकि पहले क्या था कि जो काम वो करना चाहते थे, जो भी रूल उनके खुद के थे वही चलते थे। लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने किया था, जिसे यहाँ पे कहा जाता है सब्सिडरीली अलायंस, तो उनके कारण क्या हुआ था कि उनका जो फ्रीडम था वो चला गया था। उनके रूल्स में अभी कौन बीच बीच में आ रहा था, तो ये ब्रिटिश लोग। इन 1802 बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। तो जो बाजीराव थे सेकेंड, उन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पे इस तरीके का करार कर लिया था। दिस अलायंस इज़ वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। तो उनका करार हुआ था किसके लिए, वसई के लिए। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। तो बाकी के जो मराठा सरदार थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और इसके लिए फिर ये दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वॉज अ इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। तो यहाँ पे फिर से क्या होने लगा था, देखिए कि ब्रिटिश लोगों की जीत होने के बाद जो है मराठा जो सरदार थे, जिनके राज्य थे, उनमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा किसका यहाँ पे हुकूमत चलने लगी थी, तो ब्रिटिश लोगों की। दिस बिकेम टोलरेबल एंड बाजीराव सेकेंड वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। और फिर से उन्होंने क्या किया, फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पे युद्ध करना चाहता। ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड इन 1818 ही सरेंडेड टू द ब्रिटिश। फिर जो उन्होंने वॉर शुरू किया था, जो युद्ध उन्होंने शुरू किया था, उसमें वो डिफीट मीन्स हार गए थे, और फिर ब्रिटिश को वो सरेंडर उन्होंने कर दिया था 1818 में। इन द मेन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। तो उस समय जो मुगल की कैपिटल थी वो किसके कंट्रोल में थी, दौलत राव शिंदे इनकी। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल ले कैप्चर द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान। और फिर ब्रिटिश जो सैनिक थे, सैनिक जो थे, उन्होंने क्या किया कि जो शिंदे थे, जनरल जो थे, उन्होंने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था जो भी कैपिटल थी मुगल की उस समय की, और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी। छत्रपति प्रताप सिंह, although the पेशवाशिप केम टू एन एंड, छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग। यहाँ पे पेशवाशिप जो थी उनकी हम लोग कह सकते कि उनका जो परिवार था अभी ये पूरा एंड होने के रास्ते पे था, लेकिन छत्रपति प्रताप सिंह जो थे सातारा के, वो अभी भी अपना राज चला रहे थे। ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डब एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर। तो उन्होंने क्या कर लिया था, उनके साथ भी ये करार कर लिया था। बट लाइटर द छत्रपति वॉज डिथ्रोन एंड एक्साइल टू काशी। तो उन्होंने क्या किया, डिथ्रोन मीन्स अपना सिंहासन त्याग दिया, और उसके बाद वो काशी चले गए। ही डेड देयर इन 1847। रंगो बापूजी गुप्ते, अ लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति, फॉर द लीगल बैटल एंड वेंट अप इंग्लैंड बट हिज एफर्ट्स वेयर अनसक्सेसफुल। तो उनके बाद जो उनके लॉयल ईमानदार जो ऑफिसर थे रंगो बापूजी गुप्ते, उन्होंने यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे उनके अगेंस्ट यहाँ पे युद्ध बोला, लेकिन हुआ क्या था कि वो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्स द स्टेट ऑफ सातारा। तो जो एडॉप्शन जो होता है मीन्स किसी को गोद लेना, दत्तक लेना कहते हैं जिसे मराठी में, तो वो जो उनका लॉ था उसे उन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। डू यू नो में देखेंगे, छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल एंड महादरा इन सातारा। रोड्स वेयर बिल्ट इन द सिटी मीन्स उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे, वाटर टैंक्स बनाए थे, रोड बनाए थे सिटी में, ट्रीज़ लगाए थे रोड के साइड में, स्कूल्स बनाए थे। उसके बाद
बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए उन्होंने स्कूल बनाए थे, और संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश में जहाँ पे टीचिंग की जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने शुरुआत की थी, जिसके कारण बुक्स पब्लिश होने लगे थे। इन 1827 सभा नीति, अ बुक ऑन पॉलिटी, वॉज प्रिंटेड। सभा नीति एक बुक था जो कि पॉलिटी या फिर पॉलिटिक्स जो होता है उसके ऊपर लिखा हुआ था। ही बिल्ट रोड फ्रॉम सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंड टू महाड़। उसके बाद वही रोड फिर आगे अभी एक्सटेंड हुआ है महाड़ तक। छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी। तो पर्सनल डेली डायरी भी लिखते थे। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश तो अभी इंडिया में आ गए थे, उनका कंट्रोल अभी इंडिया के ऊपर था, तो उसका इफेक्ट हमें इंडिया के ऊपर किस तरीके से दिखाई दिया वो हम देखेंगे। ड्यूअल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट फॉर्म होने लगा था। अभी ड्यूअल गवर्नमेंट मीन्स ड्यूअल मीन्स दो, तो यहाँ पे दो क्या होगा, दो गवर्नमेंट सिस्टम किस तरीके से था। तो रॉबर्ट क्लीव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। प्रीवियस लेसन में ये ऑलरेडी हमने देखा था कि जो ब्रिटिश जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही थी उन्होंने क्या किया था, इस नवाब को चुना था वहाँ पे, तो उसका काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, और जो रेवेन्यू वगैरह होता था, टैक्स कलेक्ट करना, वो काम कंपनी के पास था। तो यहाँ पे दोनों भी काम कर रहे थे, मीन्स जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भी वहाँ पे काम कर रही थी, और जो नवाब सिलेक्ट उन्होंने किया था वहाँ पे, तो वो क्या कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का। दो लोग यहाँ पे या फिर दो सिस्टम वहाँ पे काम कर रही थी, इसीलिए उसे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड। तो उसके कुछ गलत या फिर बुरे इफेक्ट्स हम कह सकते हैं वो दिखने लगे थे। मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द कंपनी ऑफिसर। ऑब्वियसली वो लोग क्या कर रहे थे, टैक्स जमा कर रहे थे, तो जो सारा रेवेन्यू मिलता था राज्य में वो किसके पास जाता था, कंपनी के पास, मीन्स ब्रिटिश लोगों के पास। द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड envied them. The working system of the company in India receives criticism in England, and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. तो इस तरीके से कंपनी कहाँ पे थी, इंडिया में, लेकिन काम कहाँ पे चल रहा था, ये इंडिया में चल रहा था। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए इसके लिए कि उस कंपनी के ऊपर वो क्या कर सके, अपना कंट्रोल रख सके। पार्लियामेंट्री लॉज बनाए गए, फिर कौन से थे वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर था वो अभी गवर्नर जनरल बन चुका था 1773 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में भी गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसको, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग इनको। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर वॉज सेटअप टू असिस्ट हिम। तो उनके 4 असिस्ट मेंबर्स उनको दिए गए थे कि वो मुंबई एंड मद्रास का पूरा प्रोविंस जो है, जो पॉलिसीज़ होंगे उनके लॉ रूल्स एंड पॉलिसीज़, वो उनको कंट्रोल करेंगे। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो एक एक्ट उन्होंने पास किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, और इस एक्ट के दौरान उन्होंने क्या किया था कि जो कंपनी चल रही थी, कंपनी का जो मैनेजमेंट था, वहाँ के जो भी कर्मचारी हम कह सकते हैं, तो उनको अपॉइंट करने का जो एक्ट था वो उस समय पास किया गया था। इन 1813, 1833 एंड 1853 न्यू लॉज वेर पास बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना है या फिर वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो रूल्स फॉर्म किए थे उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने क्या किया था, सर्टन चेंजेस कर दिए थे, कुछ लॉज जो थे नए उन्होंने फाइंड आउट किए थे। In this way, there evolved an indirect control of the British government on the administration of East India Company. तो इसी कारण क्या हो रहा था, इनडायरेक्टली अभी क्या होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल चल रहा था पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पे, जो कि इंडिया में थी। विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल जिससे फॉर्म होने लगे थे, तो एक नया ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होने लगा था। सिविल सर्विसेज हो या फिर मिलिट्री, पुलिस फोर्स, जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, क्योंकि उनके ही काम, उनके ही लोग या फिर उनके ही ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, सिविल सर्विस में, मिलिट्री में हो या फिर पुलिस फोर्स में हो। सिविल सर्विसेज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्राट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मीनिंग होता है कि जो लोग उनके लिए काम करने वाले थे या फिर सिविल सर्विसेज में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, वो उनकी उन्हें ज़रूरत थी। लॉर्ड
कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या, अगेन सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, या फिर एक तरीके से सिस्टम जो चलता है आजकल हमारा उसी तरीके का। सिविल सर्विसेज बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरिड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी। तो यहाँ पे उन्हें रेस्ट्रिक्शन लगाने थे जो प्राइवेट ट्रेड थे उनके ऊपर भी, इसलिए उन्होंने क्या किए थे, कंपनी के लिए ऑफिसर्स उन्होंने चुने थे और जो भी उन्होंने सिलेक्ट किए थे उनके ऊपर उनकी जो सैलरी थी वो भी इंक्रीज कर दी थी। फॉर द कन्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ा सा इजी हो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे कि आज भी होते हैं, कलेक्टर जो होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट का काम का संभालता है, तो उसी तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना दिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जिले के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे क्या किया था, सिलेक्ट किया था और फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो संभालेगा, क्योंकि एक पूरे टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने क्या बना दिए थे, डिस्ट्रिक्ट बना दिए थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, giving justice, maintaining law and order. The officers were appointed through competitive examination known as Indian Civil Services. तो इंडियन सर्विसेज, जैसे आपने अभी भी सुना होगा, जैसे कि कलेक्टर बनना होता है किसी को तो क्या करना होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम हम लोग पास करते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ पर अच्छे से काम करने के लिए उन्हें अगर जो लोग चाहिए थे, जो ऑफिसर्स चाहिए थे, फिर उन्होंने एग्जामिनेशन भी लिया और उसके थ्रू फिर क्या करते थे, वो लोगों को या फिर जो ऑफिसर्स वहाँ पे काम करने वाले होते थे उनको क्या किया जाता था, वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता था। बाद में हम देखेंगे कि मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स क्या था या फिर जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना होगा। सारी जब बाकी के बचे हुए जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, लेक्चर 2 में, तो उसे भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।